चलिए दोस्तों, आते हैं संसद पे। बात होगी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद का कार्य संचालन की बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट से लेकर उसकी सारी फंक्शनिंग की, सारे संचालन की, सारे कार्यक्रम की दोस्तों। तो आज बात करेंगे पार्लियामेंट के जितने भी फंक्शन है कैसे होते हैं, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे आर्टिकल 85 में आपको पता है, आर्टिकल 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट का सत्र होता है वो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग होता है, जिसको राष्ट्रपति पार्लियामेंट को सत्र को बुलाते हैं और इसी को वो स्थगित करते हैं, मतलब प्रोरोग करते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, ठीक है। और 3 प्रकार के सत्र होते हैं। नंबर 1 होता है, शॉर्ट में बताऊंगा, बजट सत्र, जो सबसे लंबा सत्र है, जो फरवरी से लेकर मई के बीच में चलता है। दूसरा सत्र है आपका मानसून सत्र दोस्तों, जो जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट होता है या किया जाता है। तीसरा सत्र है आपका शीतकालीन, जिसे बोलते हैं हम विंटर सत्र, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है दोस्तों। और एक और चीज समझो, 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशंस के बीच में अधिकतम मैक्सिमम अंतर कितना, 6 मंथ, यहां लिखता हूं मैं, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी सिटिंग की, बात करेंगे इसकी सिटिंग क्या है, बैठक की बात करेंगे। देखिए, नंबर 1 आपने सुना होगा एडजर्नमेंट, जिसे बोलते हैं अस्थायी स्थगन। एडजर्नमेंट का मतलब है स्थगन। दूसरा होता है प्रोरोगेशन, जिसे बोलते हैं पूरे सत्र का जो अंत हो गया, यानी कि पूरे सत्र को प्रोरोग कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। वही होता है डिजोल्यूशन। सिर्फ डिजोल्यूशन के मामले में ये पावर मैं कहूं तो लोकसभा के पास है, मतलब लोकसभा के पास से मतलब है यहाँ डिजोल्व सिर्फ लोकसभा होगी। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो इसलिए राज्यसभा बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होगा दोस्तों। तो लोकसभा को डिजोल्व करने का काम कौन करता है, आर्टिकल 83, आर्टिकल जो 83 का पार्ट 2 है, ये केवल लोकसभा को डिजोल्व करने का काम करता है। ये मैं मोटा मोटा आपको ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी भाई आपको संसद चलानी है, पार्लियामेंट चलानी है, तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर तो चाहिए। कितने लोग चाहिए, पार्लियामेंट चलाएंगे कैसे लोग, अगर एमपी अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो आप किस तरीके से संसद में कार्रवाई करेंगे। तो एक होती है गढ़पूर्ति, जिसे बोलते हैं कोरम। तो कोरम बोलते हैं गढ़पूर्ति दोस्तों, हिंदी में से कहते हैं गढ़पूर्ति। आर्टिकल 100 इस गढ़पूर्ति की बात करता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 100 इसी गढ़पूर्ति कोरम की बात करता है। और इस कोरम में कहा गया है कि भाई जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं इस समय, अगर कितने सदस्य हैं, करीब इस समय पार्लियामेंट में देखेंगे तो 543 सदस्य हैं, 543। तो उनके 1/10 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये कहलाएगा कोरम, यानी कि अगर 543 सदस्य हैं तो करीब 55 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए इस पार्लियामेंट की कार्रवाई को करने के लिए दोस्तों, ठीक है। वही आर्टिकल 19 है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार सारी कहानी को। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल जो 19 है उस पर बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 19 पे आते हैं। तो आर्टिकल जो 19 है इसमें वोटिंग का बात है दोस्तों, नहीं सॉरी, सदस्यों की शपथ, जो हमारे एमपी हैं वो शपथ लेते हैं, हमारी ओथ लेते हैं, ये एमपी ओथ वगैरह लेते हैं आर्टिकल 99 में। वोटिंग का राइट है आर्टिकल 100 में, साधारण बहुमत से होता है। और कुछ संसद के अधिकारी हैं जैसे स्पीकर, स्पीकर को दिया गया आर्टिकल 93 में। स्पीकर की कहानी है, अभी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट में, स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। वहीं राज्यसभा में आर्टिकल 89 है दोस्तों। आर्टिकल 89 में वाइस प्रेसिडेंट जो काम करते हैं, क्या, एक्ट एज ए चेयरमैन दोस्तों। आर्टिकल 89 में वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, ठीक है। और राज्यसभा में स्पीकर हो गए और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। और वहीं आर्टिकल 89 कहता है जो राज्यसभा में, वहां सभापति होंगे और एक उप सभापति होते हैं दोस्तों, ठीक है। और संसद की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो शक्तियों की बात करेंगे बाद में। अब आते हैं अपने इंपोर्टेंट नोट्स पे दोस्तों, ये नोट्स है बहुत इंपोर्टेंट है, तो यहां से आप एक एक चीज को अच्छे से समझ सकते हो। चलिए बात करेंगे संसद की। तो संसद दोस्तों उच्चतम विधायी संस्था है, आप ओवरव्यू समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। संसद दोस्तों उच्चतम विधायी संस्था है, ये सबसे हाईएस्ट लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है, तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो ये राइट्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल, अभी बात हुई, 6 महीने का हो सकता है।
वहीं लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। तो ये संसद के सारे ऑफिसर्स हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक, याद रखना, कोई भी पार्लियामेंट का एमपी दोस्तों मेंबर 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो कितने डेज तक? ये है 60 डेज दोस्तों। अगर वो 60 डेज से ज्यादा एब्सेंट है और उसने पार्लियामेंट को सूचित नहीं किया है तो उसकी मेंबरशिप यानी कि सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। वहीं भारतीय संविधान का आर्टिकल 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार यानी उनके प्रिविलेज और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 की बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में लागू करने के लिए क्या करता है? काम करता है दोस्तों। कौन? आर्टिकल 253। वही संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है दोस्तों। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है दोस्तों। पार्लियामेंट बिना किसी भी स्टेट की सहमति के कानून बना सकती है। किस पर? किसी भी राज्य सूची के विषय पर दोस्तों। अगर स्टेट लिस्ट के विषय पर कानून बनाना है तो ये पावर राज्यसभा के पास है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। समझ रहे आप? सदन के अध्यक्ष के पास ये अभी पावर है, किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकते हैं कि भाई आप अपना बोलना बंद करिए। ये स्पीकर के पास पावर है। अभी रिसेंटली एक मामला देखेंगे आप, राहुल गांधी को स्पीकर साहब ने बोलने से मना कर दिया था। यह बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर कहलाता है। इसे कहेंगे भाई, अगर ऐसा होता है तो उसे कहेंगे बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है, मान लो कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य एमपी है दोस्तों, किसी भी दल से मतलब है जैसे यहाँ दो सरकारें, एक एनडीए की है और एक इंडिया गठबंधन है। अगर वो इंडिया या एनडीए गठबंधन किसी से भी चुनकर आया है, किसी भी दल से चुनकर आया है, इसे कहेंगे बैठ जाना, यील्डिंग ऑफ द फ्लोर दोस्तों। तो सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है, यानी एनडीए या इंडिया गठबंधन जिससे भी आया, उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग। ये याद रखना, इसे बोलेंगे क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। मतलब आप एनडीए के एमपी हैं और आप इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होना चाहते हैं या हो गए तो क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? उसे कहेंगे क्रॉसिंग द फ्लोर, पक्ष त्याग, यानी कि उसने एक पक्ष त्याग दिया है, दूसरे पक्ष को वो ज्वाइन करना चाहता है। वहीं शून्यकाल की बात करें, 0 आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं। शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है, ये कहीं पे और भी नहीं मिलेगा। ये शून्यकाल हमारी अपनी पार्लियामेंट का अरेंजमेंट है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद, जो हमारा क्वेश्चन आवर होता है, आपने देखा होगा, क्वेश्चन आवर के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है दोस्तों। याद रखना, जो प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के समान 12 बजे से लेकर 1 बजे तक क्या कहलाएगा? शून्यकाल, जिसे कहते हैं हम 0 आवर। याद रखना, इसे कहेंगे 0 आवर्स। वही दोस्तों बात करेंगे अब आर्टिकल 109 के अनुसार, आर्टिकल 109 के अनुसार, उसका सब पार्ट 1 है, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दे आर टॉकिंग अबाउट मनी बिल। जो मनी बिल है दोस्तों, उसको सिर्फ लोकसभा में ही क्या किया जाएगा? पुनर्स्थापित किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में इसका कोई भी रोल नहीं है। राज्यसभा के पास देयर इज नो पावर रिगार्डिंग द मनी बिल। वहीं कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है, मतलब वहां पर एक्सपेंडिचर उल्लिखित है, और अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक की बात करता है, उसमें विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। पॉइंट ये है कि भाई अगर कोई विधेयक है जिसमें केवल व्यय एक्सपेंडिचर उल्लिखित है और आर्टिकल 110 के हिसाब से वो धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब कि धन विधेयक के मामले की बात नहीं करता है, तो उसे आप चाहे लोकसभा में पारित करो, फिर चाहे उसको राज्यसभा में पारित करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे कहेंगे साधारण विधेयक की तरह पेश कर सकते हैं। तो इस बात को साधारण विधेयक की तरह चाहे वो राज्यसभा फिर या लोकसभा में किसी में भी प्रस्तुत या प्रारंभ किया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? सेशन अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, थोड़ा मोरल सपोर्ट दें, और बहुत जरूरत है कि आप थोड़ा सा प्यार दें दोस्तों। चलिए
अब बात करेंगे लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। जो हमारा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा उसे पारित मान लिया जाता है। अगर माना कब जाएगा, उस पर अगर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मतलब कि कोई भी धन विधेयक है दोस्तों, लोकसभा ने भेज दिया राज्यसभा को, कहां पर भेजा, ये गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा ने इसको अपने पास रखा और राज्यसभा के पास 14 दिन हो गए दोस्तों, राज्यसभा के पास उसे 14 दिन तक वो पहुंचा है, वहीं रखा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वो क्या होगा, राज्यसभा ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो 14 दिन बाद लोकसभा उसे पारित मान लेगी दोस्तों। समझ रहे आप, राज्यसभा द्वारा पारित माना है तो लोकसभा उसे पारित मान लेगी। और 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। आर्टिकल 108 के हिसाब से संसद के दोनों सदनों की बात करें, जो संसद के दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो आर्टिकल 108 समझते हैं दोस्तों, 108 वेरी इंपोर्टेंट। ये हमारे जॉइंट सेशन की बात करता है। इसमें एक मिनट तो इसमें दोस्तों हमारे जॉइंट सेशन की बात होगी। किसकी होगी, जॉइंट सेशन, जिसे बोलते हैं हम संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद ये आयोजित किया जाता है। और जब किसी विधेयक यानी कि जो धन विधेयक है एवं अनुच्छेद 367 यानी कि 67 नहीं 368 इसके तहत संविधान संशोधन के अतिरिक्त किसी और बात पर विचार करने और उसे पारित करना है, तो समझ रहे हैं, किसी विधेयक को अगर वो मनी बिल नहीं है या फिर एज पर द आर्टिकल 368 वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी नहीं है या बिल नहीं है, उसके अतिरिक्त अगर आप विचार कर रहे हैं तो उसे पारित करने के लिए अब मैं यहाँ पाता हूँ दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है दोस्तों। तब आर्टिकल 108 का यूज होगा, जो बात करता है जॉइंट सिटिंग की दोस्तों। किसकी बात करता है, जॉइंट सिटिंग की। ठीक है, आई होप सो मेरी बात समझ रहे होंगे। वहीं आर्टिकल 118(4) यानी कि जो आर्टिकल 118(4) है उसके हिसाब से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। पॉइंट यह है कि भाई जॉइंट सिटिंग तो चलो हो गई, अब इस जॉइंट सिटिंग का हेड कौन करेगा, तो स्पीकर जो लोकसभा के हैं वो इस जॉइंट सिटिंग को हेड करेंगे, जो स्पीकर हैं लोकसभा के दोस्तों। लोकसभा स्पीकर जॉइंट सिटिंग को हमेशा से हेड करते हैं। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे तो 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जब दहेज निरोधक विधेयक जो डॉरी प्रोविजन एक्ट आया था उस पर, और विशेष रूप से 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक जहां पर बैंक सेवा आयोग को निरसन किया था, और तीसरा था 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक जो पोटा के लिए दोस्तों बुलाई गई थी। यहाँ पर अब तक 3 बार आप देखेंगे, 1961 में, 1978 में और तीसरा 2002 में देख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है। मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी दोस्तों, समझ रहे हैं। तो 3 बार जॉइंट सिटिंग का या संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ है। नेक्स्ट बात होगी, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जाता है, मतलब कि वो किसी एक सदन में पेश किया जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का भी निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर हैं वो इस बात का निर्णय करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये बात पूरी तरीके से लोकसभा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष, ठीक है, तो जो लोक वित्त है दोस्तों उस पर संसद का नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आर्टिकल 112 के अंडर होता है, 112 आर्टिकल होता है। चलिए बात करते हैं, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, और ये विनियोग विधेयक भी दोस्तों कहां पर, लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित ना होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर चाहे तो लेखा अनुदान के माध्यम से भारत की जो संचित निधि है वहां से पहले से कुछ धन निकाला जा सकता है।
भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है, समझ रहे हैं। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकल में देखेंगे तो प्रैक्टिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सचिवालय है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर में, उसके इन्फ्लुएंस में काम करता है, जो नहीं करना चाहिए। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है दोस्तों, क्योंकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो पार्लियामेंट की कमेटी है, जैसे हम बात करेंगे पार्लियामेंट की जो कमेटियां हैं उनके माध्यम से वो पूरा प्रशासन चलाती है। ये था हमारा अपने नोट्स। अब उसके बाद बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस में दोस्तों, पूरी नजर डालेंगे कि करके समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं और इनका क्या महत्व है। देखिए इंपोर्टेंट है, और ये लास्ट में एक बार और कहना चाहूंगा, मल्टीपल रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों जरूरी क्या है कि ये जितने भी पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूँ, ये पीवाईक्यूज हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, और नेक्स्ट एग्जाम में ये इधर उधर होकर पर किसी और तरीके से आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि करीब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको मिस करना बिल्कुल भी मत। चलिए अब बात करते हैं, बात क्या करेंगे, भारत की संसद की बात करते हैं कि भाई राज्यसभा और लोकसभा के बारे में क्या है। 250 से अनधिक सदस्य, 552 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित होते हैं, यानी कि इनको नॉमिनेट किया जाता है। और यहाँ पर 530 से अनधिक राज्यों से लिए जाते हैं, 238 से अधिक अनेक राज्यों से लिए जाते हैं, इसके प्रतिनिधि और होते हैं। ये सब पूरी चीजें कह रहे हैं कि भाई ये एंग्लो इंडियन तथा एक्स, तो एक्स के स्थान अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से क्या रखना ठीक होगा। तो जो एंग्लो इंडियन है तथा जो एक्स है, इसके प्रतिनिधि की बात करें, जो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं, वो संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक, उससे ज्यादा प्रतिनिधि लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो गया सी, सी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्नकाल में दोस्तों कलर चेंज करते हैं, प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अधिक सदस्यों में से 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी इनमें से 530 होते हैं, यानी कि 530 के आसपास वो स्टेट्स को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी स्टेट से होते हैं। और 20 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं आर्टिकल 81 के हिसाब से। और 2 से अधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते हैं, यानी कि जो एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 331 में ऐसा था, पर हुआ क्या, 104वां संविधान संशोधन आया 2019 में, जिसने ये वाला प्रावधान हटा दिया कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको राष्ट्रपति अब नामित नहीं करेंगे। वहीं आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा यानी कि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये सारी कहानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87, इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो आर्टिकल 87 में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो स्पीच देते हैं दोस्तों, उसकी बात हो रही है। तो एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में दोस्तों, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति जी लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए भाषण देते हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है उसमें एक आ गया कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यानी कि जो कोई भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे अभी बजट सेशन स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्टिंग में राष्ट्रपति जी आर्टिकल 87 के हिसाब से अपनी स्पीच देंगे। वहीं नया सेशन शुरू हुआ है, नई लोकसभा चुनी गई है, उसके स्टार्टिंग में भी राष्ट्रपति का स्पीच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रारंभ में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यानी एक साल बाद जो भी पहला सत्र प्रारंभ होगा तो राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं, यानी कि उनका स्पीच होता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। कह रहे कौन सा उत्तर सही है, तो बोथ इज राइट दोस्तों, 1 और 2 इज राइट। संविधान का जो अनुच्छेद 87(1) है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण यानी कि स्पीच करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण भी बताएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, क्या कहा गया है? पहला देखेंगे, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दोस्तों ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। कह रहे हैं कौन से सही है? बोथ आर राइट दोस्तों, दोनों ही सही है। IAS 1997 में आया हुआ है। दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। आर्टिकल 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के हिसाब से, जो आर्टिकल 79 है, इसके अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों, इनकी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। दोस्तों बी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 6 देखेंगे, भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। दोस्तों भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गई और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, तो इनको काट दिया जाएगा। आंसर आ गया आपका 1 2 3, 1 2 3 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? चलो, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो यह राष्ट्रपति व दोनों सदन इसमें शामिल होते हैं। डी इज योर आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित करना है। तो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। भारतीय संसद के घटक देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है इसमें? तो ये आपको आ गया उपराष्ट्रपति, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ये हमारी पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है दोस्तों। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आप देखेंगे में 2 बार, मिनिमम 2 बार, क्योंकि किसी भी सत्र के बीच में, बैठक के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतर होना चाहिए। बात हुई थी 6 महीने का। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, कौन कौन सम्मिलित होंगे दोस्तों? अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि उपाध्यक्ष, महासचिव और अध्यक्ष ऑफ राज्यसभा। दोस्तों ये चारों लोग हो गए। तो ये हैं सभी चारों, ये संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा व सभापति, उनकी उपसभापति आर्टिकल 89 में। तो आर्टिकल 89 दोस्तों, दे आर टॉकिंग अबाउट सभापति और उपसभापति ऑफ राज्यसभा, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं आर्टिकल 93 में। ये देखो दोनों आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 93 इनको याद रखना, इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है। वहीं आर्टिकल जो 89 है, ये सभापति और उपसभापति यानी कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। नोट इट? वहीं संसद का सचिवालय होगा आर्टिकल 98 के हिसाब से। 98 में संसद के सचिवालय की बात कही गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संसद या विधानसभा के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 60 दिन से ज्यादा, वो भी बिना सूचना दिए, अगर वो सदन में अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है दोस्तों। आर्टिकल 101(4) में ऐसा कहा गया है कि संसद व उसके अनुच्छेद 190(4) के हिसाब से राज्य विधानमंडल में, यहां तो हो गया ये किसमें? पार्लियामेंट में, और ये हो गया कहां पर? विधानसभा में दोस्तों। ये हो गया, ये कहां पर है? विधानसभा में। ठीक है, ये विधानसभा का मामला है और ये पार्लियामेंट का मामला है। तो 190(4) में विधानसभा, विधानमंडल में, और 101(4) में पार्लियामेंट में, संसद में। किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। 2 माह मतलब 60 डेज। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, आप 6 माह लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 60 डेज की बात हुई है, ये याद रखना। तो हो गए मैक्सिमम 2 मंथ।
बिना अनुमति के सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा दोस्तों, राज्यसभा में, राज्यसभा का दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, यानी कि दिसंबर 2000 में ऐसा मामला आता है कि पंजाब में निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रही थी दोस्तों। तो ये 60 बैठकें, 60 लगातार बैठक। गॉट इट। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, यानी आपको अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाना है, स्पेशल जो आपका प्रस्ताव है, तो वह किसी मामले के तथ्यों को अगर रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ऐसे मामले में विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है दोस्तों। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद या उसकी निरर्हता जो निवारण अधिनियम 1959 है, कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निरर्हता से छूट देती है दोस्तों। वहीं उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। शब्द जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करें तो जो लाभ का पद है, यानी कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है दोस्तों, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें, ये संविधान में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है दोस्तों। तो तीसरा आपका रॉन्ग हो गया। जहां 3 रॉन्ग है वहां एलिमिनेशन कर दो, आंसर आपका अपने आप निकल आया। ऊपर वालों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कैसा हो गया ये, 1 मिनट, ये मैंने बदल दिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिए, सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन। संसद 1959 के तहत उनके पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006 और 2013 में संशोधन करके विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। वहीं भारत के संविधान में लाभ का पद इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है दोस्तों, लेकिन उसका कोई भी लाभ के पद का कोई खास डेफिनेशन कहीं भी गिवन नहीं है दोस्तों। लाभ के पद का निर्णय यानी कि डिसीजन कौन करता है? राष्ट्रपति, संघीय संसद या फिर उच्चतम न्यायालय दोस्तों। देखिए, तो लाभ का पद है, डिसीजन इसका करेगा राष्ट्रपति व संघीय संसद दोस्तों, यानी कि इसका जो राष्ट्रपति या राज्यपाल करेंगे कि भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, उसका संघीय संसद इसको एक्सप्लेन करेगी दोस्तों। कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों में सदस्यता की निरर्हता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय आर्टिकल 102(1) उसका सब क्लॉज 1 के हिसाब से, 1 का के हिसाब से संसद करेगी, और आर्टिकल 191(1) का या 1 के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे, यानी कि आर्टिकल के हिसाब से वहां पर एक पार्लियामेंट को राइट्स है, और पार्लियामेंट के बाद जो हमारी विधानमंडल है या विधानसभा है दोस्तों। तो कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्हत घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्दयी अथवा नहीं है। इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1)(2) के हिसाब से निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। कौन? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। वहीं राज्यों में अनुच्छेद 192(1)(2) के हिसाब से निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल साहब करेंगे। याद रखना ये वाला पॉइंट। 23 बातें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार अथवा उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 है दोस्तों, 105। 105 जो है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, उनके विशेषाधिकार तथा उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, यानी कि उनका एक कलेक्टिव विशेषाधिकार नहीं है, स्पेशल राइट्स नहीं कलेक्टिव तरीके से? तो यह है साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये उनका सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है दोस्तों। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार उन्मुक्तियों व छूट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? उन्मुक्तियों व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1,
वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 2, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग या उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न है। नंबर 1, अपनी बहस और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने की विशेषाधिकार। नंबर 2, सदन से अपरिचित लोगों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। नंबर 3, अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। नंबर 4, सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। नंबर 5, किसी सदन की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। नंबर 6, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अवलेखों को बुलाने मंगाने का अधिकार। संसद की कार्रवाई की जांच करने हेतु अदालत पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। और सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया की किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति किए जाने का विशेषाधिकार। ये सारे जितने भी सारे हैं ये स्पेशल राइट्स हैं दोस्तों। जितने भी पीठासीन अधिकारी वगैरह हैं जो पार्लियामेंट वगैरह में, उनके सब विशेष राइट्स हैं, विशेषाधिकार हैं दोस्तों। 25 पे आते हैं। संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये आर्टिकल 122 में 122 कहता है भाई जो न्यायालय है, हमारी जो जुडिशरी है, वो संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती। संविधान के आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो यह राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। दोस्तों जो राज्य विधानमंडल है उसका निम्न सदन होता है, इसे कहते हैं विधानसभा। उसके निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा यानी एक नागरिक के अधिकार से, और राज्यसभा जो आर्टिकल 80 के खंड 4 में वर्णित है, दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। उनकी दे हैव द वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स है। दोस्तों 27 समझेंगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समझो, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कोई सदस्य ही। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। चौथा देखेंगे, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। करिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ जो सदस्य हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। करीब 12 सदस्यों को आप देखेंगे उन्हें नॉमिनेट करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। कोई सदस्य नहीं दोस्तों, उनमें से एक ग्रुप होता है, उसमें से चुना जाता है। ठीक है, चलिए आप यहां देख सकते हैं तत्कालीन प्रावधान के हिसाब से कतिपय जो अपवाद हैं असम के स्वायत्त जिलों में अलग अलग हैं, देख सकते हो, पढ़ लेना। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1951 में किए गए एक संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए, यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता या निर्वाचक हो। 28 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है दोस्तों? केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है दोस्तों। तो कह रहे हैं कौन सा सही है? ए और सी दोनों सही है दोस्तों, ए और सी दोनों सही है। संसद के दोनों सदनों की बात करें, उनमें मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में ये सदस्य 12 हैं, जबकि लोकसभा में 2। लेकिन लोकसभा में 104वां जो संविधान संशोधन आया दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन से जो 2019 में आया था, आर्टिकल 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व को, इसकी व्यवस्था को अब निष्प्रभावी कर दिया। मतलब जो 2 एंग्लो इंडियंस थे, इनको अब लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। वही संविधान जो है मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता।
अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंध है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर भी मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं दे सकते, जो नॉमिनेटेड है दोस्तों, समझ रहे हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, समझना ये वाली बात, 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए, और अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, जो आर्टिकल 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। चलिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी बात हो रही है संघीय संसद की, ठीक है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। कह रहे हैं कौन सा सही है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 या कौन सा सही है? तो चारों ही सही दोस्तों, सभी चारों सही है, तो डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आर्टिकल 253 दोस्तों, 253, ये आंसर याद रखना। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 के हिसाब से ये पारित करती है कि भाई ये जो मामला है वो राष्ट्र हित में आवश्यक है, तब तक पार्लियामेंट कोई भी कानून नहीं बना सकती। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते हैं, तो 2 और 4 है जहां पर वो कानून नहीं बना सकती जब तक वो ये ना कहें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, यस, बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति के दोस्तों। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त जो और विषय हैं उस पर कौन कानून बना सकता है? ये संसद बना सकती है दोस्तों। क्या बना सकती है? संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 ये अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित है, उल्लिखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यक्ष जो है सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है क्रॉसिंग द फ्लोर। इसे कहेंगे नहीं, यील्डिंग द फ्लोर दोस्तों, यील्डिंग द फ्लोर कहा जाएगा। याद रखना, ये बैठ जाना, यानी अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, इसे कहेंगे यील्डिंग द फ्लोर दोस्तों, यानी कि बैठ जाना, ठीक है। अब दूसरा समझो, मर्यादा क्या है, इसे बोलते हैं डेकोरम। ये क्या है डेकोरम? मर्यादा विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना, ये कहते हैं मर्यादा बनाए रखें, डेकोरम बनाए रखें। दूसरा होता है पक्ष त्याग। ये पक्ष त्याग क्या है? सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना, ये कहलाएगा पक्ष त्याग, यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर। इसे कहेंगे क्रॉसिंग द फ्लोर दोस्तों। अंतर प्रदान, इसे कहेंगे इंटरपेलेशन दोस्तों। इंटरपेलेशन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण में उसकी मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। और बैठ जाना कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकती है, इसे कहेंगे यील्डिंग द फ्लोर दोस्तों, यील्डिंग द फ्लोर कहलाएगा। गॉट इट। चलिए 36 पे आते हैं। संसद में शून्य काल का समय है, क्या समय है शून्य काल का? ये कहलाएगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक दोस्तों, 11 बजे से 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। समझिए, शून्य काल जो है 0 आवर, ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है, इसी की देन है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। तो शून्यकाल के बाद क्या है, सॉरी क्वेश्चन आवर के बाद ये 0 आवर आता है, इसे बोलते हैं हम शून्यकाल। 0 आवर भी कहा जाता है और ये सामान्यतः 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में यह स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है। याद रहे, दोनों में अलग अलग है। लोकसभा में ये 12 बजे से 1 बजे तक है, सॉरी राज्यसभा में, और लोकसभा में ये 11 बजे से 12 बजे तक होता है। याद रखना, सीओडी दोनों आंसर है यहाँ पर, ये पूरा पढ़ लेना आप। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है कि भाई क्वेश्चन आवर के बाद आने वाला 0 आवर, इसकी अवधि होती है 12 से 1, ठीक है, या 11 से 12। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, ये भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। गॉट इट। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं 1 आवर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इसे बोलते हैं हम शून्यकाल। क्या कहेंगे? ये शून्यकाल का अर्थ है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। गॉट इट। चलो 41 पे आओ। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में दोस्तों। विधेयक को पहले स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, तो ये हो गया उसका प्रथम वाचन। वहीं द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं, और द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है, और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंड से विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किए जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है दोस्तों। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? ये पारित किया जाता है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। उपस्थित तथा जो मत देने वाले हैं उन सदस्यों के साधारण बहुमत से ये पारित किया जाता है। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करें, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात करेंगे हम, ज्वाइंट सिटिंग की, उसमें कोई विधेयक संशोधित सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक है, इनकी जो ज्वाइंट सिटिंग है, उसकी प्रक्रिया सामान्य विधायन तक सीमित रहती है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होता है दोस्तों। गॉट इट। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचित जारी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी है, तो इस बीच लोकसभा अगर विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में, जो 108 का सब पार्ट 5 है, वहां ये वर्णित है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा दोस्तों, और उसे पारित किया जा सकेगा। गॉट इट। उसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, देखते हैं क्या है। देखो, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? दैट इज स्पीकर। ये पहले ही बात हो चुकी है। संविधान के आर्टिकल 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। याद रखना, संसद के दोनों सदनों की बैठक स्पीकर साहब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करेगा? दिस इज ओनली स्पीकर दोस्तों। गॉट इट। यहाँ भी सेम क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, ये भी सेम स्पीकर। सारे क्वेश्चन देखो कितनी बार ये रिपीट हो गया है। 49 पे आते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग है, वो आर्टिकल 108 में स्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग जो बिल आया था उसको पारित करने के लिए हुई थी दोस्तों। कह रहे हैं कौन सा सही है? तीनों ही सही है दोस्तों, तीनों ही राइट है। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, आप यहां देखना चाहो तो देख लेना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। उपराष्ट्रपति? नहीं। संविधान में? नहीं। ये चौथा सही है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है दोस्तों, तभी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो आंसर इज डी। गॉट पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखेंगे।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, ये बैठक हुई दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ठीक है, आंसर हो गया आपका दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर गतिरोध की किसी स्थिति में, किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी दोस्तों? वो बुलाई जाएगी जब साधारण विधि निर्माण को पारित करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो धर्म विधेयक के मामले में नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है उसके मामले में नहीं, और मनी बिल के मामले में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दोनों जगह ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आंसर आपका हो गया केवल एक दोस्तों, क्या हो गया? केवल वन। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ सामान्य विधेयक, अगर वो ऑर्डिनरी बिल है दोस्तों, कैसा है, सॉरी ऑर्डिनरी बिल है, तो ही हमारी जो ज्वाइंट सिटिंग है उसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अभी बात हुई थी साधारण विधेयक। समझ, देखो कितनी बार रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चन। चलिए 55 पे आते हैं, क्या है 55 की बात करते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोस्तों दोनों जो सदन है उनके संसद के एक पटल पर, दोनों संसद के यानी कि दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक यानी कि आर्टिकल 110 के खंड 1 या उपखंड का से उपखंड 4 में किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 56, कौन सा कथन सही है दोस्तों? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत यानी कि लैप्स हो जाता है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा दोस्तों। कौन सा उत्तर सही है? बी दोस्तों, केवल दो। पहला वाला क्या है? गलत है। सही पूछ रहे हैं, पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है कि राज्यसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है तो लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स कर जाएगा, ऐसे बोलते हैं लैप्स। ठीक है, चलो आर्टिकल 107 के 3 के हिसाब से संसद में जो लंबित विधेयक है दोस्तों सदनों की सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। कथन एक असत्य हो गया। अनुच्छेद 107(5) के हिसाब से लोकसभा में कोई लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर डिसोल्यूशन पर व्यपगत नहीं होगा दोस्तों। कथन दो सत्य हो गया, याद रखना। देखिए क्वेश्चन आईएएस से सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, देखना मिस मत करना लास्ट तक। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। देयर इज ए नीड ऑफ योर मोरल सपोर्ट्स, गॉट इट। चलिए कम टू द पॉइंट। संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 265 में है। ये आर्टिकल 265 याद रखना, ठीक है। 265 में ऐसा कहा गया है कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखों, अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयों, तथा आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। ये सारे आर्टिकल्स एक्सप्लेनेटरी हैं। भारत की क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संचित निधि से धन को निर्गत किसका नियंत्रण है, यानी कि धन को निकालना किसका नियंत्रण है? सिर्फ भाई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये काम 266 के हिसाब से भारत सरकार को प्राप्त है, तो ये काम पार्लियामेंट कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट। पढ़ लेना ही 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का दोस्तों, पार्लियामेंट की नीड होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है, यानी कि जो संचित निधि से नहीं लिया जाता? तो यह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदनों के जो वेतन और पेंशन है वो भारत की संचित निधि से नहीं लिए जाते। जो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं वो CFI पे काम नहीं करते, यानी कि जो संचित निधि है उस पर उससे नहीं लिए जाते उसके वेतन और पेंशन दोस्तों। बाकी के वो जो ऋण भारत सरकार को चुकाने वो भी CFI यानी कि संचित निधि से लिए जाएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन भी संचित निधि से, और राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष के भत्ते हैं वो भी संचित निधि से दी जाएंगे। बात भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन संचित निधि से बाहरित नहीं होंगे दोस्तों। संविधान के आर्टिकल 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। नंबर 1,
राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा इसके पद से संबंधित अन्य व्यय। नंबर 2, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। नंबर 3, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है और जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित व्यय हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते, पेंशन। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरा, कैग। तीसरा, कोई भी न्यायालय के मध्यस्थ डिक्री निर्णय है, कोई अन्य संविधान में जो दिया गया है, ठीक है, जो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते जो आर्टिकल 322 के साथ में, ये सारे लोग जो है संचित निधि से ही अपना वेतन भत्ता और पेंशन वगैरह लेते हैं। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, वो राज्यसभा के एज ए चेयरमैन प्राप्त करते हैं दोस्तों। हमारे उपराष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, क्योंकि भाई वो भारत के उपराष्ट्रपति और वेतन भत्ते नहीं लेते हैं, वो राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन के रूप में भारित है सारे। कौन सा एक व्यय है? सेम क्वेश्चन भारत के जो सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते दोस्तों। न्यायाधीश लेते हैं, कैग लेते हैं, ये भी लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये उन पर भारित नहीं है दोस्तों, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, देख लेना। 64 पे आते हैं हम, क्या है? चलो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है 267, 267। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 का पार्ट सब पार्ट एक आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड की बात करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में कौन सा सही है? राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, भारत की संसद के प्राधिकरण, इसके बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तीसरा, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी जो संवितरण है, जो डिसबर्समेंट है, उसके लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। कहना कौन सा सही है दोस्तों? केवल दूसरा सही है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। आंसर हो गया सी, केवल 2। ठीक है, बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की दोस्तों। और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाला वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है और वहीं संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। तो वहीं अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है, जिसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियां जमा की जाती है। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। और वहीं लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। गॉट इट? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? यह आपकी संसदीय स्वीकृति से पूर्व से वो व्यय कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110 में, आर्टिकल 110 में क्या है? जो मनी बिल है हमारा, वो इसमें परिभाषित है। 109 में है कि धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष प्रक्रिया के बारे में बात कही गई। 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 111 में विधेयकों पर अनुमति। दोस्तों क्या होगा? जो विधेयक है उन पर एसेंट की बात की गई है 111 में। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? आर्टिकल 110 में। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि उसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कौन से प्रावधान शामिल हैं? सारे दोस्तों। कौन से प्रावधान है? भारत सरकार के उधार लेने के नियम, भारत के समेकित निधि की निगरानी। दूसरा, किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा। उपरोक्त सभी दोस्तों। डी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होंगे।
नंबर 1, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन या विनियमन। दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, और भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना, अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, अथवा संघ या राज्यों की लेखाओं की संपरीक्षा करना। तो आप देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसमें से एक से अधिक हो सकते हैं, आप देख सकते हो। भाई 110 जो है संविधान की परिभाषा की बात करता है, इसमें टैक्स का लगाना, समाप्त करना या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा है? कर से संबंधित उपबंध है, ऋण लेने से संबंधित उपबंध है, और संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है। वहीं डी की बात करेंगे, जुर्माने या अर्थदंड जो है, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें नहीं है, तो आंसर आपका डी हो गया। संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 110 में अगर बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, अथवा संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य अर्थदंडों के अधिरोपण का उपबंध करता है। गॉट इट? चलिए 73 देखेंगे, इनमें से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक का वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक कह रहे हैं वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, गलत। राज्यसभा का वित्त विधेयक का संशोधन कर सकती है, नहीं। राज्यसभा पर वित्त विधेयक के मामले में कोई खास प्रावधान नहीं करी। कौन सा सही नहीं है? अच्छा सही नहीं है, तो ये सही है भाई, ये भी सही है। हाँ, वित्त विधेयक पर ये बुलाया जा सकता है। कह रहे हैं इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, यस, नहीं, वो मनी बिल को रोक सकती है। तो ये 5वां गलत हो गया, और आपका 6ठा गलत है। 5 और 6 गलत है, बाकी के सारे सही हैं। आंसर आ गया आपका बी। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसको कौन करते हैं? वो अकेले स्पीकर साहब इस मामले का प्रावधान करते हैं। और अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी उपबंध में वित्त विधेयक या धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और धन विधेयक पर राज्यसभा का मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसको राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है, और राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और राष्ट्रपति धन विधेयक को, ये बात हो रही है वित्त विधेयक के बारे में, फाइनेंशियल बिल पर याद रखना ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, पर मनी बिल पे नहीं है, मनी बिल पे नहीं है, यानी धन विधेयक पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्या कहता है 74? कह रहा है कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है। पहले वाला सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये सदन सही नहीं है, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित होगा दोस्तों, बाकी ये सही है। लोकसभा जो अध्यक्ष है यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटा जाना और विचार करना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी विधान विधेयक को लोकसभा में
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये मैंने ऊपर बताया, देख लेना। धन विधेयक को कौन प्रमाण करता है? स्पीकर साहब। कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसका काम करेगा लोकसभा अध्यक्ष साहब। वॉट 78 पे आते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से कौन से कथन सही है? तो डी सही है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये मैंने ऊपर बताया। सारी चीजें फिर से यहाँ पढ़ लेना एक बार। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। गॉट इट। 80 पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? डी, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये ऊपर पढ़ लेना, मैंने बताया दिया है। राज्यसभा से 14 दिन तक रोक सकती है बस। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं लोकसभा में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, कहां पर? लोकसभा में। धन विधेयक कहां प्रस्तावित होता है? लोकसभा में दोस्तों। कहां पर? ये होता है लोकसभा में, याद रखना। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 86 पे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह है 14 दिन तक। अगर वो 14 दिन तक कार्रवाई नहीं करती राज्यसभा तो वो पारित मान लिया जाएगा, ये 14 दिन। यहाँ भी 14 दिन, देखो रिपीटेशन देखो आप, 14 दिन, समझ रहे हैं? 90 पे आते हैं, ये सारे रिपीटेशन वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया है? तो यह डी, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार तथा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 109 के प्रावधान के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं और राज्यसभा के अधिकार सीमित है। 90 बनाएंगे, कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्विलित है, अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे कहेंगे कि संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, कोई विधेयक जो है दोस्तों एक्ट है, केवल उसमें वह यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वही उसमें निहित है। तो आर्टिकल 110 में उसमें विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? बजट। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 इस बात की तामील करता है कि इसको वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख करता है। बजट पर संसद के नियंत्रण में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी वाला, संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो ये सही नहीं है, बाकी के सारे सही है। क्योंकि जो समेकित निधि है, संचित निधि पर प्रभावित व्यय जो है अनुच्छेद 113(1) के हिसाब से संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभावित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है दोस्तों। गॉट इट। 94 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है? तो ये आप देख सकते हो, 1 है, 2 है, ये आंसर 1 2 3 5 पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर बता दिया जो संसदीय नियंत्रण रखती है। चलो मैं बता देता हूँ, संसद के सम्मुख अगर आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है आर्टिकल 112 के हिसाब से वो प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाला जाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान करना। पांचवा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, चौथा गलत है, याद करना और पढ़ लेना। 95, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, अगर लोकसभा उसे पारित नहीं करती है तो वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर सकते हैं। इट्स लाइक ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि सरकार, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ठीक है, चलो 96 पे आ जाओ। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है दोस्तों, तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। कह रहे हैं कौन सा सही है? नीदर 1 नॉट 2, ना 1 ना 2 दोस्तों, पढ़ लेना ये ऑप्शन। ये मैंने सब ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन है, आप देख सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व दोस्तों, उसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो आजकल आप देख रहे होंगे। लेखा अनुदान हेतु संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। डी इज राइट आंसर।
जो हमारा संविधान के अनुच्छेद है जो 116 है उसके तहत जो विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखा अनुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। लेखा अनुदान बना है किसके लिए? बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। दोस्तों, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब लेखा के लिए वोट पारित होता है। दोस्तों, गॉट इट? 101। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आया है। चलो, लेखा अनुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आवती दोनों में सम्मिलित होता है, यानी व्यय और आवती, एक्सपेंडिचर और आवती दोनों सम्मिलित होता है। दोस्तों, कौन सा कथन सही है? केवल दो। पहला वाला बिल्कुल सही नहीं, पहला रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर, ये एक्सप्लेनेशन बजट प्रक्रिया संपन्न होने समय ये पढ़ लेना। व्यय के अनुमान, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं 102। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान के अनुरोध के रूप में। अनुदान के अनुरोध आर्टिकल 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान यानी प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जाएंगी और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग की अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे दे। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, तो यह बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक को पारित करना। लेखा अनुदान नहीं है और वित्त विधेयक को पारित करना। तो आंसर आ गया 1 2 3 5, डी इज योर राइट आंसर। ये आर्टिकल 116 में है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। दोस्तों 104, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। चौथा, धर्म विधेयक पर। कह रहे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, डी। चारों में पूर्व स्वीकृति राष्ट्रपति की आवश्यक है। आज अगर आप नए राज्य के गठन कर रहे हैं दोस्तों, तब भी कोई भी टैक्सेशन लगा रहे हैं, उस पर भी राज्यों की सीमाओं में बॉर्डरिंग में फेरबदल कर रहे हैं, धन विधेयक है, मनी बिल है, फिर भी चारों में क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो यह कटौती प्रस्ताव। चारों प्रस्ताव बदलो। देखो, निंदा प्रस्ताव क्या होता है मैं उस पर बताता हूं। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का आलोचना के लिए तय जाता है निंदा प्रस्ताव। वहीं बात करेंगे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी अतावश्यक सार्वजनिक महत्व यानी कि पब्लिक इंपोर्टेंस के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने, उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन को प्राप्ति के लिए यह ध्यान आकर्षित करने का प्रावधान है। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो कटौती प्रस्ताव है बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। वे मात्र कमी कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कमी कर सकते हैं। और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नीति निर्नुमोदन कटौती। नंबर 2, सांकेतिक। नंबर 3, मितव्यता कटौती। अब आते हैं चौथा, स्थगन प्रस्ताव। किसी अतावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु लाया जाता है। कौन? स्थगन प्रस्ताव। चलो, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? यह है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, इसे कहेंगे कटौती प्रस्ताव। यानी बजट के अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा, राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव यानी कि कट मोशन कहलाते हैं। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान उनकी मांगों की अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीति निर्मोदन, मितव्यता, सांकेतिक और लेखा अनुदान। तो ये लेखा अनुदान वाला बिल्कुल सही नहीं दोस्तों। चलो, लेखा अनुदान गलत है, बाकी ये तीनों सही है। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य से समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखा अनुदान की मांग की जाती है। पढ़ लेना, ये भी पढ़ लो एक बार। जो नीति निर्मोदन प्रस्ताव है वो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। मितव्यता की बात करें तो बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट एक राशि घटा दी जाती है। सांकेतिक की बात करें
तो बजट की मांग में से एक 100 रुपया सांकेतिक तरीके से कितने 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। समझ रहे हैं? ध्यानाकर्षण, जो ध्यान आकर्षण करना सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित करता है? यह स्थगन प्रस्ताव को। दोस्तों, ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है। इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अवलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता तथा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई के सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदस्य, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। दोस्तों, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों को ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव से, अनुपूरक प्रश्न से और प्रश्नकाल तीनों से। तो आंसर इज डी, ये नियंत्रण रखती है। ये मैंने ऊपर बताए हुए सारे पढ़ लेना एक बार। 110 पे आएंगे। तारांकित प्रश्न के विषय में क्या सही है? दोस्तों, क्या सही है? देखो, उत्तर तारांकित जो स्टार्ट प्रश्न है उसके उत्तर मौखिक यानी ओरली दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी 1 और 3 सही है। आंसर देखेंगे बी, 1 और 3 सही है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ए सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के प्रक्रिया नियम, ये देख सकते हो मैंने ऊपर बताया हुआ। संसदीय प्रक्रिया में ग्लोटिन, हाँ समझो ग्लोटिन का क्या अर्थ है? देखो, ग्लोटिन का अर्थ है दोस्तों कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना, यानी ग्लोटिन का मतलब यही हो गया कि इसका समापन करना एक रूप में। इसका अर्थ है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति यानी कि राज्यसभा के जो सभापति या अध्यक्ष लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनके द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले ग्लोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष स्पीकर साहब बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है दोस्तों। ठीक है। आंसर हो गया ए। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये बी वाला, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 123 में उनको पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? आते हैं 116 पे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए। लोकतांत्रिक नहीं, SSI, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक नहीं। तीसरा, चौथा गलत, तीसरा गलत। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, ये भी नहीं है। आंसर हो गया ए, 1 और 2। देख सकते हो आप सारी चीजों को। लोकसभा नहीं समझाएगी, उसमें जॉइंट सिटिंग होगी, ये मैंने ऊपर बताया बार बार। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, बट रियल में ऐसा नहीं है। 1926 में प्रभावी रूप से आया और 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किसमें प्रतिबंधित है? ये प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से दोस्तों। आंसर इज बी। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है दोस्तों। ये जुडिशरी को पावर है। ये यूएसए से लिया गया प्रावधान है। कहां से? यूएसए से दोस्तों। गॉट इट? चलो, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है 13 मई 2002 को। कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुने गए? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय विधानसभा इनकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता मिस्टर विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। गॉट इट? याद रखना। तो ये सारे 120 क्वेश्चन थे पार्लियामेंट से रिलेटेड। एक भी क्वेश्चन को मोस्टली नहीं छोड़ा है, मोस्ट ऑफ दैट कवर है। तो मिस मत करना है सेशन को। नेक्स्ट सेशन में बात होगी संसदीय समितियों की, पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।